वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नोवेला को, हार्ट ऑफ डॉग, जिसे लिखा है मिखाइल बुल्गाकोव ने। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी समरी एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे। तो मिखाइल बुल्गाकोव ये कौन थे? ये एक रशियन ड्रामा निगार यानी प्ले राइटर और राइटर, नॉवलिस्ट, मेडिकल डॉक्टर थे। 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में उनका सबसे मशहूर और फेमस वर्क जो था वो था द मास्टर एंड मार्गरेटा। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद इनको पोस्ट होमिनियसली इस राइटर को इस नावल को पब्लिश किया गया। पोस्ट होमिनियसली क्या होता है कि जिसमें वो अपना जो नेम है वो चेंज करके वो पब्लिश करवाते हैं, क्योंकि इनको बैन कर दिया गया था मिखाइल बुल्गाकोव को इनकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए उनको वो वाला तरीका अपनाना पड़ा। तो 20th सेंचुरी का ये जो नावल है द मास्टर एंड द मार्गरेटा, इसको मास्टरपीस समझा जाता है। इन्होंने इसके अलावा और भी बहुत से नावल लिखे, जिसमें द वाइट गॉड और उनके प्लेज में ये फ्रेंच में है तो वैसिविच फ्लाइट रन ये शामिल हैं, और सॉरी फ्रेंच में, रशियन में, और द डेज ऑफ टर्बियंस भी शामिल हैं। उन्होंने ज़्यादातर रशियन वार की वजह से होने वाली तबाही पर लिखा, और ये उनके इंटेलेक्चुअल्स की बात भी करते हैं जिन्हें वार के दौरान कैद कर दिया गया था। उनकी कुछ वर्क्स जो 1922 से 1926 के दरमियान लिखे गए, उनको सोवियत गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ये अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और स्टाइल की वजह से मशहूर थे। ये एक डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने लिटरेचर के लिए अपनी डॉक्टरी को, अपने पेशे को छोड़ दिया। अगर हम उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो हार्ट ऑफ डॉग, बेलागार्ड, अ यंग डॉक्टर्स नोटबुक, मॉर्फिन, द फैटल एग्स, द केबल ऑफ हिपोक्राइट्स, द डे ऑफ द टर्बियंस, थेरेटिकल नोवेला, नोट्स ऑन द कफ, रेड क्राउन वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा वो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, तो जो उनकी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें बोहेमिया एंड द बिल्जार्ड वगैरह शामिल हैं। तो हार्ट ऑफ डॉग जो है, अगर हम इसकी नोवेला की बात करें, क्योंकि ये तो राइटर का इंट्रोडक्शन था ना, अब हम नोवेला का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये नोवेला जो है वो किस बारे में है और ये किस चीज़ पे स्टार करता है या क्या चीज़ है। तो हार्ट ऑफ डॉग एक नोवेला है। इसे 1925 में एक रशियन ऑथर जिसका नाम मिखाइल बुल्गाकोव था, उन्होंने लिखा। उसको पहली दफ़ा 1968 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ये नोवेला एक स्टोरी डॉग के बारे में है जिसका नाम शारिक है। उसको एक सर्जन पकड़ लेता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है ताकि उसे एक सोवियत मैन में बदल सके। दरअसल हार्ट ऑफ डॉग सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को स्टार्ट करता है, क्रिटिसाइज करता है, और ये बताता है कि न्यू सोवियत मैन का एक कंसेप्ट है और ये साइंस पर भी एक क्रिटिसिज्म है। और यूजेनिक्स की जो एक मूवमेंट थी उसको भी, उसकी जो प्रैक्टिसाइज थी उसको भी क्रिटिसाइज करता है। 1900 के आगाज़ में रशिया ने कम्युनिज्म को अडॉप्ट किया। इस दौरान सोवियत के फिजिशियंस और रिसर्चर्स, मेडिकल रिसर्चर्स दरअसल यूजेनिक्स को प्रमोट कर रहे थे। तो उनका ये मानना था कि जो सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन है, जो मदद करता है कि इसकी पॉजिटिव जेनेटिक ट्रेट्स को इंक्रीज़ करने में, और ये उसके साथ नेगेटिव ट्रेट्स को कम कर देता है। इस तरह हमें बाद में आने वाली जनरेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनका ये मानना था, उनका ये कहना था कि कम्युनिस्ट वैल्यूज़ और ट्रेट्स ही हेरिडिटरी ट्रेट्स और उनकी फ्यूचर जनरेशन्स को ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये खसूसियत जिन लोगों में होगी वो सोवियत को बेहतर बना सकेंगे, वो उनके मुल्क और कौम को बेहतर बना सकेंगे। इस तरह सोवियत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और न्यू सोवियत मैन जैसे आइडियाज़ को प्रमोट किया जाने लगा, और सोशल क्लास में कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई। अब फिर क्या होगा, सब बराबर होंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। तो अब ये है कि द न्यू सोवियत मैन कौन था, उससे क्या मुराद है? द न्यू सोवियत मैन से मुराद वो इंसान है जो कम्युनिज्म के आइडियल्स और उसके आइडियाज़ और पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेगा, जैसे साइंस का जो नॉलेज होगा,
अब सोवियत वुमन को भी इनकरेज किया गया कि वो जो है मैन की मदद करें, उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने में। यूजेनिक्स की मदद से सोवियत रेस को इम्प्रूव की जाने की कोशिश की जाने लगी और फिजिशियंस ने दूसरे कंट्रीज़ को विज़िट किया ताकि वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड जैसे कि यूएस में यूजेनिक्स मूवमेंट के बारे में जान सकें। उन्होंने ये फैसला किया कि वो लोग जिनमें पॉजिटिव ट्रेट्स होगी वो रिप्रोड्यूस करेंगे और जिनमें नेगेटिव ट्रेट होंगी जैसे कि अल्कोहलिज्म या थीव या जो भी नेगेटिव काम करते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस तरह उनकी क्वालिटी जो है वो उन पर रह के ख़त्म हो जाएंगी और जो पॉजिटिव लोग होंगे उनकी क्वालिटी जो है वो इंक्रीज़ होंगी और जो न्यू सोवियत मैन है वो एक अच्छा और प्रोडक्टिव इंसान जो है वो बनेगा और इस तरह पूरी जो कौम है वो एक अच्छी कौम बन जाएगी। तो ये था वो उसका मतन यूजेनिक्स मूवमेंट का, जिसमें वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। अब जो ये नोवेला है ये एक स्टायर है। बुल्गाकोफ ने इस नोवेला को सोवियत यूनियन में होने वाले यूजेनिक्स की प्रैक्टिस को क्रिटिसाइज करने के लिए लिखा। राइटर बनने से पहले वो फिजिशियन की प्रैक्टिस करते थे। 1910 में पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए उन्होंने मेडिसिन को गिव अप कर दिया और राइटिंग की तरफ आ गए। हार्ट ऑफ डॉग में जो कितने चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं और ये क्या है, एक एपीलॉग है। अब इस नावल के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसका जो जॉनरा है वो स्टायर और साइंस फिक्शन है और इसकी जो सेटिंग है इस नावल की उसको 1924 की मॉस्को की सेटिंग रखी गई है इसके अंदर। उसके बाद अगर नरेटिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो इस नावला में राइटर ने बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू को इस्तेमाल किया है। नावल के बहुत से हिस्से में फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बताया गया है, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट के लिहाज से इसको थर्ड पर्सन ओमनिसेंट के तौर पर भी नरेट किया गया है। उसके बाद इसकी जो टून और मूड है ये नावल दरअसल ऑर्गेनिक है, जहाँ शार्क अपनी लाइफ पर जो है एलिमेंट करता है। नावल के आखिर में जब प्रोफेसर अपने एक्सपेरिमेंट में नाकाम होता है तो अफसोस कर रहा होता है। और इस नावल का जो प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट है इसमें मेजर प्रोटैगनिस्ट शार्क है और पैवलिच, जबकि एंटागनिस्ट जो है वो पॉलीग्राफ यानी वो जो डॉक्टर होता है वो होता है। तो अब हम समरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर इसके करैक्टर्स देख लें तो हमें समरी को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो जो सबसे पहला करैक्टर हमारे पास आता है वो इवान आर्नोल्डविच बर्मोथेल, ठीक है, बर्मेंथा। ये प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं लेकिन अब उनके साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही हैंडसम हैं और अपने पेशे के साथ अपने वर्क के साथ सिंसियर हैं और प्रोफेसर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके पास उनके सीनियर्स के साथ काम करने की और उनसे सीनियर से ज़्यादा सलाहियतें मौजूद हैं क्योंकि वो पैशनेट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो जीना। ये एक सर्वेंट है जो कि अपार्टमेंट की सफाई करती है, खाने का इंतज़ाम करती है और ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की मदद करती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और रीजनिंग में बहुत अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर शारिक, ये डॉग है, ये नावल का मेन कैरेक्टर है। उसे एक डॉग से इंसान में ट्रांसफॉर्म किया जाता है अगर उनका ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है, ठीक है, मगर और जिसकी वजह से उसे दोबारा एक डॉग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये एक मेल डॉग है और तकरीबन 2 साल का है। ये दूसरों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और इसे पढ़ना लिखना, लिबास पहनना और काम करना सिखाया जाता है। ये प्रोफेसर के लिए एक जीनियस और जीनोआ पिग है, लेकिन प्रोफेसर के लिए उसकी मोहब्बत जो है वो यानी डॉग की मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है। उसके बाद पॉलीग्राफ शारिक। अब शारिक ये कौन है? ये वो इंसान है जो शारिक के ज़रिए पैदा किया गया है, यानी शारिक को जो चेंज किया गया था ना, इंसान बनाया गया था, तो उसके बाद जो नाम लिखा गया था वो क्या था? पॉलीग्राफ शारिकिव। ये वो इंसान है जो शारिक के जरिए पैदा किया गया था। ये एक अल्कोहलिक क्रिमिनल जिसकी उम्र 25 साल थी, उसके पेट्रोटिक ग्लैंड और उसके टेस्टिस के थ्रू एक छोटे कद का अनप्लीजेंट और इमोरल बिहेवियर रखने वाला इंसान बन जाता है। ये सोवियत यूनियन के लिए काम करता है। उसका काम स्ट्रॉन्ग जो स्टोरी कैट्स हैं उनको पकड़ना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो डेरिया पेट्रोवना। ये गफ औरत है जो कि प्रोफेसर को सर्व करती है। पहले वो शारिक को सख्त नापसंद करती थी मगर फिर उसकी प्रेजेंस को कबूल कर लेती है। उसके बाद फिलिपोच पैरा ऑब्जर्वेंस्काय। ये 60 साल का प्रोफेसर है। ये ना सिर्फ रशिया बल्कि रशिया के बाहर भी अपने काम की वजह से मशहूर है। ये एक सोवियत साइंटिस्ट है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल है
और उनका मॉस्को में 7 कमरों पर मुश्तमिल एक लग्जरियस फ्लैट है। शारिक जब डॉग है तो उसके साथ बहुत काइंड है, लेकिन जब वो इंसान के रूप में आता है तो उसके बुरे बिहेवियर की वजह से ये उससे बुरा सलूक करता है। तो ये वो प्रोफेसर है जो शारिक को पकड़ के लाता है बाहर से और फिर इसकी देखभाल करता है। ये कैसे अपना काम करता है, शारिक के ऊपर कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, ये हम इसकी समरी के अंदर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम समरी शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो नॉवला स्टार्ट होता है। नॉवला के कितने चैप्टर्स हैं? 9 चैप्टर हैं और ये एक एपिलॉग है। राइटर ने कहानी के आगाज में एक डॉग को इंट्रोड्यूस करवाया है। ये एक स्टोरी डॉग है जिसका नाम शारिक है। उस वक्त शारिक से मुराद एक टेम्पर्ड या प्योर ब्रेड डॉग था, यानी वो डॉग था ना बेसिकली, बाद में उसको क्वालिटीज़ दी गई। तो ये एक फिक्शनल नॉवेला है, ठीक है, और ये क्रिटिसिज्म है किस पे? उस वक़्त की जो सेवेज यूनिट मूवमेंट थी और जो यूजेनिक्स मूवमेंट थी उस पे ये क्रिटिसिज्म है। तो समरी के अंदर इवेंट्स, चैप्टर वाइज इवेंट्स बताए गए हैं। तो शारिक एक स्ट्रीट डॉग था जो विंट्री डे में फूड तलाश कर रहा होता है और इसे कुक पकड़ लेता है और उसे उबले हुए पानी में जो है स्कैल्ड्स करता है। शारिक बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है, जैसे कि मरने वाला है। तो उसे एक सर्जन जो है वो देखता है और उसको कुछ खाने को देता है और फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। शारिक उसके बिहेवियर की वजह से बहुत खुश होता है और वो सोच लेता है कि अब पूरी ज़िंदगी अपने मालिक को सर्व करेगा। नोवेला के दूसरे और तीसरे चैप्टर में शारिक अपने घर में जो है एक्लिमेशन को दिखाया गया है। अब एक्लिमेशन क्या होता है? एक्लिमेशन होता है कि वो अपने आप को किसी नई जगह पे जाके फिट कर लेना और उस माहौल का आदी बन जाना। तो ये शारिक की हमें मूवमेंट्स को दिखाया गया है। दूसरे चैप्टर में शारिक दरअसल सर्जन के नाम प्रियोब्रिजेंस्की है, जो सर्जन है उस शारिक का, उससे बहुत घुल मिल जाता है। यहाँ पर ऑथर इस सर्जन के एक स्टूडेंट जिसका नाम डॉक्टर इवान है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके साथ साथ एक फीमेल जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनका तरह भी करवाया जाता है। सर्जन और उनके स्टूडेंट इस डॉग को क्लीन करते हैं और इसे खाने को कुछ देते हैं। सर्जन और जो अभी डॉक्टर इवान, उनका पूरा नाम डॉक्टर इवान बोरमैथन था, वो सारा दिन एक ही वार्ड में काम करते थे। वो सर्जन दरअसल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था। अब डॉक्टर इवान बोरमैथन कौन था, ये मैंने आपको बताया ना, वो स्टूडेंट था इनका, जो ओरिजिनल डॉक्टर थे, जो सर्जन थे उनके स्टूडेंट था और उनके साथ अब को सर्जन था, उनका कोलीग था। तो वो क्या थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करते। तीसरे चैप्टर में शारिक को एक हाउस ट्रेन डॉग के तौर पर दिखाया गया है। शारिक को वाकई ले जाया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है। फोर्थ चैप्टर में राइटर हमें सर्जन की रियल इंटेंशन के बारे में बताते हैं कि क्यों वो डॉग का इतना ख्याल रखता है। चैप्टर के आगाज में शारिक जो है वो सो के उठता है और उसे भूख नहीं लगती, लेकिन जब इसे थोड़ा सा ना अजीब महसूस हो रहा होता है, थोड़ा सा वो डिफरेंट महसूस कर रहा होता है। ब्रोमेंथल सर्जन घर आता है और फ्रेश कैडवर के जो है वो न्यूज़ उसके साथ वो घर वापस आता है। अब जो है वो सर्वेंट्स और सर्जन जो हैं वो ब्रोमेंथल वगैरह वो सब क्या है ऑपरेशन रूम में होते हैं और डॉग को ऑपरेट करने के लिए वो उस रूम में इकट्ठे होते हैं। डॉक्टर के कहने का मतलब ये है कि वो कैडवर के ऑर्गन्स को निकाल कर शारिक में जो है वो इंसर्ट करने लगे हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जिसे वो एक न्यू सेवियट मैन बनाएंगे। शारिक दरअसल जो है वो एंथेसाइड है, यानी वो बेहिस है, उसको बेहोश वगैरह किया गया होता है, इसलिए सर्जन उसमें एक पिट्यूटरी ग्लैंड्स और ह्यूमन टेस्टिकल्स डालते हैं। ब्रोमेंथल ये याद करवाता है कि ये ऑर्गन एक अल्कोहलिक थीव से लिए गए हैं। सर्जन मुसलसल शारिक में जो है वो हार्मोन्स को इंजेक्ट करता रहता है ताकि शारिक को ज़िंदा रखा जाए। फिफ्थ चैप्टर में बुल्गाकोफ ने पर्सपेक्टिव को स्विच कर दिया। यहाँ राइटर हमें ब्रोमेंथल के ऑपरेशन नोट्स के थ्रू स्टोरी बताता है, जिस नोट्स को लिखने में वो 3 हफ्ते लगाता है, 23 दिसंबर से 17 जनवरी तक। ब्रोमेंथल इसमें डिस्कस करता है कि कैसे ऑपरेशन हुआ और कैसे इस दौरान जो है वो शारिक की हालत रही और उसने कैसे सरवाइव किया। शारिक बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन से रिकवर हो पाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक इंसान में बदलता गया।
इसे दोबारा भूख लगने लग गई और वो खाना खाने लगा। उसने बोलना और लिखना सीखा, कपड़े पहनना सीखे। इस नॉवला में शारिक के अंदर इंसानों जैसी खसूसियात को हाईलाइट किया गया है। अब वो एक न्यू सोवियत मैन बन चुका है। 6th चैप्टर में बुल्गाकोव के पर्सपेक्टिव दोबारा बदल जाता है और वो शारिक को ह्यूमन रोल में एडजस्ट होता हुआ दिखाता है। बुल्गाकोव ने 6th चैप्टर को 3rd पर्सन में लिखा है कि अब वो स्टोरी को नरेटर के पर्सपेक्टिव से सुनाई जा रही है, ना कि बर्मेंटल के पर्सपेक्टिव से। यहाँ डॉग अब इंसान बदल चुका है, इंसान में बन चुका है और अब वो डिमांड करता है कि इसे एक इंसानी नाम दिया जाए। तो वो इंसानी नाम उसका क्या होता है? पॉलीग्राफ शारिकोव। वो डॉग को जो है एथिकेट सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसके सीखने से इनकार कर देता है। वो अब भी जो है वो एनिमिस्टिक वे में बिहेव करता है, जैसे कि कैट के पीछे भागना और उसका पीछा करना, उसको पकड़ना और पाइप को वो तोड़ देता है और वो पूरे घर को बर्बाद कर देता है। बुल्गाकोव के अकॉर्डिंग शारिक जो है वो कंफ्यूज था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि शारिक एक इंसान है या डॉग है, जिसका ऑपरेशन नाकाम हो गया था। अब यहाँ पे उसको एक आइडेंटिटी क्राइसिस का फेस करना पड़ रहा है कि वो किस आइडेंटिटी से बिलोंग करता है, वो एनिमल है या इंसान है। तो इस तरह जो है वो जो प्रोफेसर था, जो डॉक्टर था, उसका ऑपरेशन नाकाम हो जाता है क्योंकि वो एक कंप्लीट इंसानों से बनाने में नाकाम हो जाता है। 7th चैप्टर में उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने ऑपरेशन में कितने पैसे वेस्ट कर दिए हैं और अपने पाइप की टूटने की वजह से बहुत से पेशेंट्स को नहीं देख पाए। हत्ता कि शारिक पर इल्ज़ाम भी है कि उसने वुमन को सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की है। वो इसको समझाते हैं कि उसको एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। 8th चैप्टर में बोरमेंटल कहता है कि सर्जन को कि हमें शारिक को किल कर देना चाहिए। वो डिस्कस करते हैं कि शारिक ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उन्होंने जो ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया था वो एक अनफिट इंसान से लिए गए थे। वो एक अल्कोहलिक थीफ था, जिसकी वजह से शारिक दरअसल डिफेक्टिव पर्सन बन चुका है। वो फैसला करते हैं कि ऑपरेशन दोबारा करेंगे। इस बार वो किसी फिट और हेल्दी इंसान का ऑर्गन लेंगे जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जो डॉक्टर है, जो प्रोफेसर हैं, वो कहता है कि ये यूजेनिक्स पैसे और जो है यूजेनिक्स का जो पैसा है और वक्त है वो जस्ट वेस्ट हो रहा है, कोई चीज़ काम की बन रही। वो कहता है कि बैड ट्रेड्स इनहेरिटेड जो है वो इनहेरिटेड होती हैं, वो नस्ल अंदर नस्ल बढ़ती हैं और इनको ट्रांसफ़र होने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए शारिक ऐसा बिहेव करता है। चैप्टर 9th में शारिक जो है वो उसको, क्योंकि वो तो इंसान होता है ना, तो उसको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और अब लगता है कि वो एक न्यू सोवियत मैन बनने वाला है। वो काम करना चाहता है, तो अपनी स्टेट के लिए काम करना चाहता है। तो उसको काम क्या मिलता है कि उसने स्टोरी जो है वो स्ट्रे जो कैट्स हैं उनको मारना है, इसलिए वो ज़्यादातर घर पर नहीं रुकता। वो 2 दिन बाद एक वुमन को अपने साथ घर लेके आता है और ये अनाउंस करता है कि वो उसकी वाइफ है और ये किसी से अलग कमरा दिया जाता है। अब सर्जन जो है वो उसको ये बात सही नहीं लगती, तो वो जाके वो उस वुमन को बताता है कि शारिक क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। तो जो औरत है वो डर जाती है और ये सच जानकर रोने लग जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। अब शारिक को गुस्सा था, वो उस औरत को धमकाता है और बोरमेंथल को गुस्सा आता है, वो शारिक को मारता है। और बाद में शारिक एक और वुमन जिसका नाम प्रोफिल्मफीनिया है, उसको सेक्सुअली असल्ट करते हुए पकड़ा जाता है। शारिक घर छोड़ देता है और बोरमेंथल और सर्जन को कम्युनिस्ट पार्टी को डिनाउंस कर देता है। सर्जन एक आला ओहदेदार पर फायदा होता है। अब जो सर्जन होता है ना, उसके दिल में कुछ नरम गोशा होता है उसके लिए, शारिक के लिए, तो वो उसको मतलब वो उसको छोड़ तो देता है ना, चला जाता है, लेकिन फिर उसको वापस ले आता है, ठीक है, और उसकी जो बुराइयां होती हैं उस पर पर्दा डालता है। उसकी पावर की वजह से शारिक को जो है वो कंप्लेन पर, उसे शारिक की जो कंप्लेन कर रहा था, शारिक सेक्सुअल असल्ट कर रहा था, लोगों को डरा रहा था, तो उस पर उसको अमल नहीं किया जाता, उसको पकड़ा वगैरह नहीं जाता और सर्जन और जो है ब्रमथल उसको अरेस्ट वगैरह नहीं किया जाता। सर्जन कहता है कि जो शारिक है अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं लेकर जाएगा, लेकिन शारिक नहीं मानता, उसे गुस्सा आता है और वो एक गन निकाल लेता है और वो लोग लड़ने लग जाते हैं। बुल्गाकोव इस नावल को एक एपीलॉग के थ्रू ख़त्म करता है, जिसमें शारिक को दोबारा ओरिजिनल डॉग में दिखाया जाता है। वो फिर से एक डॉग बन चुका है और अब वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है।
अब सर्जन एक ह्यूमन ब्रेन लेकर आता है और ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग शारिक के माइंड में अभी भी उसके ऑपरेशन की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर थी। या फिर ये भी हो सकता है कि अब वो कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे, यानी वो स्टिल नहीं रुके थे अपने पहले एक्सपेरिमेंट के नाकामी के बाद। उसके बाद वो दूसरा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे जिसमें वो एक हेल्दी माइंड और एक पॉजिटिव माइंड पर्सन के ब्रेन को शारिक में डालेंगे और उसके जो ट्रेड्स हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसको देखेंगे। तो यहाँ पे ये नॉवला ख़त्म हो जाता है। तो ये थी हमारी समरी। अब हम इसके एनालिसिस देखते हैं कि इस चैप्टर को किस वे में, किस सेंस में लिखा गया। ये नॉवला दरअसल सोवियत यूनियन में आने वाले कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करता है। इनका एक न्यू कंसेप्ट है जिसको क्या कहा जाता है, न्यू सोवियत मैन कहा जाता है। एक इंसान जो कि सोवियत की बेहतरी के लिए काम करता है, उसको उस पर भी एक क्रिटिसाइज़ किया गया है। इस नॉवला में डॉग को न्यू सोवियत मैन बनाने की नाकाम कोशिश दिखाई गई है कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। आप इंसान के जो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको जुठला नहीं सकते। नेगेटिव खसूसियात इनहेरिटेड होती हैं। असल में नॉवला में साइंस और यूजेनिक्स की प्रैक्टिस को भी क्रिटिसाइज किया गया है कि किस तरह साइंस के जो गलत इस्तेमाल की वजह से तबाही आ सकती है। उन्होंने डॉग को सिविलाइज करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। इस नॉवला में डॉग बार बार फूड के बारे में सोचता है और जब वो इंसान बन जाता है तो उसके ज़हन में हमेशा ही औरत का राज रहता है। इसलिए वो डिफरेंट वे में औरत को जो है वो असल्ट करने की, हरास करने की कोशिश करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि औरत में हमने समय में देखा कि वो किस तरह वो औरत के साथ जो है वो अटैच है और बार बार वो उसकी तरफ जा रहा है। तो जिस तरह एक डॉग को हमेशा फूड चाहिए होता है, इस तरह एक मर्द को हमेशा औरत चाहिए होती है। तो हम ये भी देख सकते हैं इस नॉवला के थ्रू। ये नॉवला हमें साइंस की लिमिटेशंस के बारे में बताता है। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो नेगेटिव ट्रेड्स को नहीं निकाल पाए। इंसान को क्रिएट सिर्फ गॉड कर सकता है। साइंस की मदद से पैदा किया गया इंसान हमेशा डिफेक्टिव ही होगा। हमें खुदा ने बनाया है और बहुत खूबसूरत, और हमें कोई आइडेंटिटी क्राइसिस भी नहीं है। अगर हम कुदरत के असूलों के ख़िलाफ़ ना जाएं तो, लेकिन साइंस के थ्रू बनाया गया शारिक जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है और समझ नहीं आता कि वो एक डॉग है या इंसान है। द हार्ट ऑफ डॉग हमें कम्युनिज्म की हिपोक्रेसी को रिवील करके दिखाता है। इसलिए कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग ये नॉवला एक रिबेलियस एक्टिविटी है, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, जो मिखाइल बुल्गाकोव थे उनकी बहुत सी राइटिंग्स को बैन कर दिया गया था क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ करते थे अपनी गवर्नमेंट को। उनको अपने नाम के साथ नावल पब्लिश करने की भी ज़्यादा नहीं थी, तो वो इसलिए नाम चेंज करके नावल जो है वो पब्लिश किए जाने लग जाते थे। उनको बैन भी किया जाता था, इनको नावल को भी बैन किया जाता था, लेकिन वो पब्लिश हुए। तो अब हम अगर थीम्स की बात करें जो इसमें मेन थीम यूज़ हुए हैं, तो साइंटिफिक प्रोग्रेस वर्सेस नेचुरल ऑर्डर्स। साइंटिफिक इनोवेशन का थीम्स हमें बुल्गाकोव के हर जो नावल है, जो हर वर्क है उसमें नज़र आता है। ऑथर खुद भी एक मशहूर फिजिशियन थे, उन्होंने राइटिंग्स के लिए इस पेशे को छोड़ दिया। इस नावल के दो मेन कैरेक्टर जो हैं, डॉक्टर जो हैं हेंस्की और दूसरा उनका असिस्टेंट जिसका नाम बोरमेंथल है, उस नावल में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि नाकाम रहता है, जिसमें एक 25 साल के इंसान के ऑर्गन्स को रिमूव करके एक डॉग में इंसर्ट करते हैं। इससे हमें साइंस की लिमिटेशन की यादवानी करवाई गई है कि वो खुदा के जो गॉड की क्रिएशन के दरमियान कैसे इंटरप्शन कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। वो नेचुरल ऑर्डर को जुटला नहीं सकते। नेचुरल ऑर्डर को जुटला कर वो जो अगर साइंस की चीज़ें बनाएंगे तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होंगी। थीम जो है वो क्लास डिफरेंस और क्लास टेंशन, पूरी स्टोरी में हमें ये थीम देखने को मिलता है। प्रोफेसर जो है उसने वो क्या सॉप और वाइन और कैवियर वो उसको यूज़ करता है, जबकि नावल में फीमेल टाइपिस्ट को चीप एंड ट्रैशी बीफ पर गुजारा करना पड़ता है। सर्जन हमेशा बहुत अच्छी ड्रेसिंग करता है, जबकि उसके जो सर्वेंट्स वगैरह हैं वो बहुत चीप और गार्डली कपड़े पहनते हैं। इस तरह प्रोफेसर जो कि एक बुर्जुआजी है और ऑलमंडी टाइप का है, दो अहम
अब 2 यहाँ पे क्लासेस को जिक्र किया गया है, 2 क्लास फिगर्स जिनको पॉलीग्राफ और शेवंडर कहा गया है, उनके दरमियान रिलेशनशिप टेंशंस को डिस्कस किया गया है। दरअसल राइटर इस वक्त की सोसाइटी में लोगों के दरमियान हेट को हाईलाइट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट थीम है वो करप्शन का है, करप्शन इन सोवियत यूनियन। ये नावल सोवियत यूनियन की करप्शंस को हाईलाइट करता है कि किस तरह वो कई मौक़ों पर अपने फ़ायदे के लिए अपनी ही आइडियोलॉजी से मुकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोफेसर हेंस्की एक वेल कनेक्टेड और फेमस सर्जन है। रशिया में ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों में भी वो बहुत फेमस है, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल करता है। द नेक्स्ट थीम क्या है? द फेलियर ऑफ सोवियत आइडियोलॉजी या द फेलियर ऑफ सोवियत डॉक्ट्राइन। ये नावल सोवियत आइडियोलॉजी के फेलियर की तरफ भी एक इशारा है। इस वक्त रशिया में 2 क्लासेस थीं, एक क्लास थी बुर्जुआजी क्लास और दूसरी थी प्रीलेटेरिएट क्लास। अब ये क्या है, ये मार्क्सिज्म के अंदर 2 क्लासेस आती हैं। तो राइटर ने हमें मार्क्सिज्म पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके विजिट कर सकते हैं। राइटर ने हमें मुकम्मल तौर पर दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह सोवियत के रेवोल्यूशनरी थॉट्स एक फेलियर थे और उसकी वजह से वहाँ की आवाम को क्या फेस करना पड़ा। जैसा कि नावल के शुरू में टाइपिस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे उसकी खुराक पुअर थी और सर्दी में उसे जाड़े में रहना पड़ता था और उसका लवर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता था और किस तरह रेस्टोरेंट के ओनर उससे ज़्यादा पैसे लेते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो ह्यूमन नेचर। ये नावल ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करता है कि आप इंसानों की तरह बोल लेने से इंसान नहीं बन जाते। शारिक को बोलना तो आ गया था, लेकिन फिर भी वो जो एंटीमिस्टिक वे है, जो एंटीमेटिक वे है, उसमें बिहेव करता था। द एबिलिटी टू स्पीक डज नॉट मेक अ ह्यूमन बीइंग। तो इंसान और एनिमल में क्या फ़र्क है, ये नावल में इस बारे में बहुत से हमें जवाब मिलते हैं। जैसे कि इंसानी नेचर पर मुश्तमिल जो होता है वो उसकी इनहेरिटेड होती है और वो लर्न बिहेवियर होते हैं। मिसाल के तौर पर शारिक को हमेशा ट्रेन किया गया मगर उसने कैट को चेज़ करना नहीं छोड़ा, हालांकि उसने उसको एक एज अ जॉब भी बना लिया था। तो ये उसकी इनहेरिटेंस थी जो उसको अपनी नस्ल से मिली थी। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो नावल है ये स्टायर है और साइंस फिक्शन है। इसकी जो सेटिंग है वो 1924 मॉस्को की रखी गई है और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो राइटर पॉइंट ऑफ व्यू में इसका क्या है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बताया गया है और उसके दूसरे ओमनिसेंट थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी बताया गया है। अब ये आयरॉनिक नावल है जहाँ शारिक अपनी लाइफ पे लिमेंट करता है और प्रोफेसर भी एंड पे लिमेंट करता है कि उसके एक्सपेरिमेंट जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो मेटोनमी की हमें एक लिटरेरी डिवाइस इसके अंदर मिलती हैं। एग्जांपल हमें तब मिली जब डॉक्टर बर्मेंथल डिस्कस करते हैं शारिक पर होने वाले प्रोसीजर की इम्पोर्टेंस को प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर कहते हैं कि उनका प्रोसीजर ठीक नहीं था क्योंकि उसे शारिक सिर्फ एक इंसान तो बन पाया लेकिन एक पॉजिटिव और प्रोडक्टिव इंसान नहीं बन पाया। तो बनना चाहिए था किसी वो इस यहाँ पे क्या कहते हैं, स्पॉन्जा की तकनीक को यूज़ करते हैं और स्पॉन्जा क्या है, मेंटिमोनिक यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन पेज नंबर 63 पर डॉक्टर ब्रोमेथल जो है वो शारिक के डेवलपमेंट पर लिखते हैं द सर्जन स्कल्प्ट हैज़ ब्रॉट इनटू बीइंग अ न्यू ह्यूमन एंटिटी। यहाँ पे स्कल्प्ट के थ्रू वो पर्सोनिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। उसके बाद इमेजरी, हार्ट ऑफ डॉग में इमेजरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हम कह सकते हैं कि ऑथर ने 2 तरह की इमेजरी को यूज़ करते हुए यूज़ किया इसके अंदर। पहले वो ग्रेट्सकोप के इस्तेमाल करते हैं शारिक पर होने वाले प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इससे वो ना सिर्फ स्टाइलिक टोन को हाईलाइट कर रहे हैं बल्कि साइंस के जो मिसयूज़ है उसकी वजह से होने वाली इनजस्टिस को भी हाईलाइट करता है। बल्गोकोव ने प्रोफेसर के लाइफस्टाइल को भी इसके ज़रिए हाईलाइट करने की कोशिश की है। दूसरी बार इमेजरी का इस्तेमाल मॉस्को के लिए किया गया है जहाँ वो 20th सेंचुरी और उसके सिटीज़न को दिखाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस वक्त के लोगों के लाइफस्टाइल क्या थे और उसको लोग किस मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे थे।
उसके बाद नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस हमें मिलती है वो फोर शेडोइंग है। इस नावल में फोर शेडोइंग की टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है। इसकी एग्जांपल हमें नावल में मिलती है। मिसाल के तौर पर जब प्रोफेसर जो हैं पहली बार शाहरुख को अपने अपार्टमेंट में वेलकम करता है तो वो इसे मिस्टर शाहरुख कहकर पुकारता है, जिससे पता चलता है कि वो शाहरुख को एक डॉग से इंसान में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो ये थी लिटरेरी डिवाइसेस। अब आपको पता चल तो गया होगा ये नॉवला क्या है और इसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई है। नॉवला एक 9 चैप्टर पर मुश्तमिल नॉवला है जिसको एपिलॉग में लिखा गया और इसको माइकल बुल्गाकॉफ ने लिखा और इसे 1968 में ट्रांसलेट किया गया। और ये एक स्टायर है और ये क्रिटिसिज्म है ऑन सोवियत मैन और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन पर, और इसमें न्यू सोवियत मैन का कंसेप्ट है और साइंस पर भी ये एक क्रिटिसिज्म है। तो ये था आज का हमारा नावल। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा कॉविश जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आपको किसी भी नावल पे या पोइट्री पे या कुछ भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।